तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये अमेरिकन कंपनी है या ब्रिटिश कंपनी है या फ्रेंच कंपनी है? तो ये कंपनीज अपनी ये वाली आइडेंटिटी लूज कर देते हैं और ये ट्रू मीनिंग में ट्रांसनेशनल कंपनी हो जाते हैं, ग्लोबल कंपनीज हो जाते हैं। यानी ये कंपनीज की कोई लोकल आइडेंटिटी बाकी नहीं रहती है। जैसे मिसाल के तौर पर आप शेल को कहते हैं रॉयल डच शेल, एंड शेल के बहुत सारे शेयर्स जो है ना यूके के लोगों के पास भी है और अमेरिकन के पास भी है। इसलिए इसको ये कहना है कि ये डच कंपनी है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इसी तरह यूनिलीवर को ये कहना कि यूनिलीवर यूके की कंपनी है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। रीज़न इसके यूनिलीवर से क्या ज़्यादा बिजनेस तो यूएसए में है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो इसलिए ऐसी कंपनियां फिर ग्लोबल कंपनीज बन जाती हैं और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इस तरह कंपनीज बनती हैं। एक ही गो में कोई कंपनी ग्लोबल नहीं हो जाती। ठीक है, पहले लोकल बनती हैं, फिर मल्टीनेशनल बनती हैं, फिर ट्रांसनेशनल बन जाती हैं, फिर ग्लोबल कंपनीज बन जाती हैं। देन दे हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द ग्लोबल एनवायरनमेंट फॉर ए कंपनी। यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें, अगर आप सारी चीज़ें स्टडी करेंगे देन मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से यू विल लूज फोकस। तो इसलिए आप क्या करते हैं कि आप ये देखते हैं कि आपका अपना एनवायरनमेंट क्या है। तो उसमें सबसे पहले चीज़ तो है कि आपका अपना टास्क एनवायरनमेंट क्या है, फिर आपका जर्नल एनवायरनमेंट क्या है। तो आपका अपना टास्क एनवायरनमेंट के अंदर बेसिकली आते हैं आपके सप्लायर्स, उनके साथ भी आप काम करते हैं, आपका टास्क एनवायरनमेंट है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी आप काम करते हैं, वो भी आपका टास्क एनवायरनमेंट है। उसके बाद आप कॉम्पिटिटर्स से भी इंटरेक्ट होता है और कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिशन करते हैं, तो वो भी आपका टास्क एनवायरनमेंट है। रीज़न है इसके आपकी मूवमेंट से कॉम्पिटिटर्स की मूवमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है और उनकी मूवमेंट से आपकी मूवमेंट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो कॉम्पिटिटर आपके एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और फिर कस्टमर्स भी आपके एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और कस्टमर्स की जो डेमोग्राफी है विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती है। यानी अभी अगर पाकिस्तान में बच्चों की ग्रोथ अच्छी है, पर वुमन चाइल्ड बेयरिंग रेट अच्छा है, तो उसकी वजह से आपके ब्रांड का बिजनेस, फास्ट फूड का बिजनेस, एजुकेशन का बिजनेस ग्रो कर रहा है। लेकिन दिस इज नो गारंटी कि फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में पर वुमन चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ जाए, हो सकता है पर वुमन नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम हो जाए। तो अगर कम हो जाएंगे तो इन बिजनेसेस पे नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए आपको अपना एनवायरनमेंट को देखते रहना पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने फिर जिक्र किया है जर्नल एनवायरनमेंट। जर्नल एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस है। टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है पॉजिटिवली या नेगेटिवली। और आप देख रहे हैं हमने आपके सामने जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, बहुत सारे बिजनेसेस नए डेवलप हो रहे हैं या बिजनेसेस अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू जिस तरह वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं। तो टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आपके सामने जो है लोग चांद पे चले गए, आप कार बना रहे हैं जो कि बैटरी से चलती है। अब ऐसे कार भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो फ्लाइंग कार होगी। तो इस तरह से उस तरह से आपने देखा कि आप जो है ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं, उसके लिए ऑनलाइन सिस्टम्स आ गए हैं कि आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं। ड्रोन से आप डिलीवर कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, मेडिकल हेल्थ को, पिज़्ज़ा और दूसरी चीज़ें आप ड्रोन यूके में, जो कि ग्रॉसरी के आइटम्स डिलीवर करते हैं नियर बाई प्लेसेस में। तो बिजनेस का मॉडल टेक्नोलॉजी की वजह से कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर बिजनेस। फिर उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स में अभी आप लोगों ने देखा कि जब दुनिया में कोरोना आया तो बहुत सारे लोगों की जॉब्स ख़त्म हो गई या रिड्यूस्ड आवर पे काम करना शुरू किया। उसकी वजह से इकनॉमीज आम तौर पे उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है ज़्यादातर एरियाज़ में। तो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से बिजनेसेस 40% 50% इनकी जो सेल्स है वो कम हो गई। जब बूम आता है तो उनकी सेल्स इसी तरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इकोनॉमिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिजनेस में। अब जैसे पाकिस्तान की इकनॉमी है, जिस तरह की पाकिस्तान की इकनॉमी है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिजनेसेस किस तरह ग्रो कर रहे हैं या नहीं ग्रो कर रहे हैं या फ्यूचर में ग्रो करने के क्या इम्कान हैं। तो जब लोगों के पास जॉब्स होती हैं
जी, यही लिखा हुआ है। बिल्कुल, टास्क एनवायरनमेंट है, फिर जर्नल एनवायरनमेंट है जिसमें आप काम कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स आपको बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, यानी आपकी इकोनॉमी में कितने परसेंट लोग एम्प्लॉयड है और कितने परसेंट लोग फुली एम्प्लॉयड है। यानी अगर फॉर एग्जांपल आई एम विलिंग टू वर्क फॉर 8 आवर्स अ डे, 40 आवर्स अ वीक, और मुझे जॉब मिल रही है 20 आवर्स अ वीक की, तो मैं अंडर एम्प्लॉयड। और अगर इकोनॉमी में ज़्यादातर लोग अगर अंडर एम्प्लॉयड हैं तो इसका मतलब है उनकी इनकम रिड्यूस हो गई है। इनकी इनकम रिड्यूस हो गई है, इसका मतलब उनकी परचेजिंग पावर भी रिड्यूस हो गई है, एंड दैट विल इम्पैक्ट मेनी बिजनेसेस। तो इसलिए इकोनॉमिक फैक्टर्स के और जो बहुत सारे सब फैक्टर्स हैं उनको आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होता है। फिर पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस, बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन कंट्री के अंदर पॉलिटिक्स चल रही होती है वो बिजनेसेस पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि लेजिस्लेशन ऐसी होती है जो बाज़ बिजनेसेस को फेवर करते हैं, बाज़ बिजनेसेस को उसकी वजह से डैमेज हो सकता है। जैसे पाकिस्तान में जब ऑटोमोटिव सेक्टर आया तो ऑटोमोटिव सेक्टर वाज नॉट ग्रोइंग टू देयर एक्सपेक्टेशंस, तो इसलिए वो गवर्नमेंट को उन्होंने अप्रोच किया। गवर्नमेंट ने 10 ईयर्स के लिए इंपोर्ट ऑफ कार्स पे बैन लगा दिया। जब गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ऑफ कार के पर बैन लगा दिया तो लोगों के पास कोई चॉइस नहीं थी, बल्कि वही वही गाड़ियाँ खरीदें जो लोकली बन रही थी। इस तरह उनकी सेल्स इंप्रूव हो गई। तो आपकी पॉलिटिकल फोर्सेस, लेजिस्लेशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट। फिर लीगल फोर्सेस होती हैं, लॉज आए रहे, आपको बहुत बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिनको करने में प्रोहिबिट करता है, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिनको करने में सपोर्ट करता है। ठीक है, पाकिस्तान जैसे कंट्री में फॉर एग्जांपल अगर आप अल्कोहल का बिजनेस करना चाहते हैं तो इट विल बी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो सोशल फोर्सेस भी और लीगल फोर्सेस भी इसके अगेंस्ट है। तो आप जिस कंट्री में भी काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको लीगल फोर्सेस को देखना होता है। अगर आप सऊदी अरब को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जो भी चीज़ें खाने पीने की एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको हलाल सर्टिफाइड होना ज़रूरी है, वरना सऊदी अरब अलाउ नहीं करता है उनके अपने मुल्क में इंपोर्ट की। तो ये लीगल फोर्सेस हैं जिनको आपको देखना पड़ता है। फिर डेमोग्राफिक फोर्सेस है। डेमोग्राफी कहते हैं बेसिकली पॉपुलेशन की कंपोजिशन, यानी आपकी पॉपुलेशन में कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, कितने टीनेजर्स हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, कितने 25 प्लस यंगस्टर्स हैं, कितने 45 प्लस मिडिल एज हैं, कितने 60 प्लस ओल्ड एज लोग हैं। ये आर यू लिस्निंग टू मी? सर वी आर लिसनिंग, बट थोड़ी सी आवाज जो है ना आपकी वो थोड़ी सी ब्रेक हुई है बीच में। सर कट रही है आवाज भी। डिस्टॉर्ट हो रही है। यस सर। ओके, लेट मी डू समथिंग। अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी सर आ रही है। जी सर आ रही है, अब क्लियर। आवाज क्लियर है, राइट? ओके। तो ये आपका जो होता है बेसिकली जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल होता है इसको नेचुरली बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। जिन कंट्रीज़ में डेमोग्राफिक प्रोफाइल को नेचुरली बैलेंस नहीं किया गया वहाँ पे बहुत सारे जो है इश्यूज क्रिएट हुए बहुत सारे बिजनेसेस में। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त आपको पता है कि अमेरिका, यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में यंगस्टर की पॉपुलेशन कम है कंपैरेटिवली। नेचुरल डेमोग्राफिक प्रोफाइल के लिहाज से बहुत कम है यंगस्टर्स की पॉपुलेशन।
इसलिए उनके स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज नहीं चल रहे, क्योंकि बच्चे पैदा होंगे, वो बड़े होंगे, तब वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाएंगे। अब चूंकि इतने सारे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बना चुके हैं, तो इसलिए वो पूरी दुनिया से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि उनके कंट्रीज में आकर के पढ़ें, ताकि उनका जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज का बिजनेस है वो चलता रहे। तो ये होता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। इसी तरह आप देखें पाकिस्तान में जो फूड बिजनेस इतना ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है और ब्रांडेड बिजनेस इतना ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है, रीज़न क्या है? बिकॉज के आपके यहाँ टीनेजर्स बहुत हैं, तो टीनेजर्स जो है उनको खाने पीने का भी शौक होता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदने का भी शौक होता है, इसलिए ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में फ्लरिश कर रहे हैं। ओके, तो ये होता है। अब इसी तरीके से डेमोग्राफिक प्रोफाइल में ये भी देखा जाता है कि लोगों में एजुकेशन कितनी है, और इसलिए कि जो लोग जहाँ जहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा होती है एक पर्टिकुलर तरह के प्रोडक्ट खरीदते हैं, और जहाँ पे एजुकेशन ख़त्म कम होती है वो दूसरी तरह के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो एजुकेशन से भी इसका लिंक है, लाइफ स्टाइल से भी इसका लिंक है। ये सब डेमोग्राफिक्स एंड लाइफ स्टाइल में आता है। ठीक है, आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि आप पिज़्ज़ा खाते हैं, बहुत सारे इलाके हैं वहाँ पे लोग पिज़्ज़ा नहीं खाते हैं, हलीम खाते हैं, ये लाइफ स्टाइल है। बहुत सारे लोग शलवार कमीज पहनते हैं, बहुत सारे लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, बहुत सारे लोग शॉर्ट्स पहन के ऑफिस चले जाते हैं। ये क्या है? लाइफ स्टाइल है। तो इसके हिसाब से आपका बिजनेस जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। फिर सोशियो कल्चरल फोर्सेस। ठीक है, सोशियो कल्चरल फोर्सेस का मतलब ये है कि आपके यहाँ सोशल वैल्यूज क्या है और कल्चरल वैल्यूज क्या है, तो उसके हिसाब से आपको उसके लिहाज से आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है, और आप उस हिसाब से बिजनेसेस ग्रो करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ चूँकि मिसाल के तौर पे शादी की जाती है, तो शादी में अगर आप 500-600 लोगों को इनवाइट नहीं करें, तो लोगों को लगता है कि आपने कोई गलत काम कर दिया। हमारे सोशल वैल्यूज़ के लिहाज से, कल्चरल वैल्यूज़ के लिहाज से आपको शादी जो है में इतने लोगों को इनवाइट करना होता है। दैट्स वाई हमारे इतने सारे मैरिज हॉल्स हैं। ठीक है, पूरे पूरे इलाके हैं जहाँ पे मैरिज हॉल्स बने हुए हैं। ये हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं, हम इस तरह से शादी को करते हैं। फिर कल्चरल वैल्यूज़ हैं कि हम जो है वो आमतौर पे अभी भी मर्द और औरत इंटरमिंगल नहीं होते बहुत सारे सोशल गैदरिंग में। ये हमारी कल्चरल वैल्यू है। ठीक है, कल्चरल वैल्यू है कि हम बूढ़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो आपके सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ होती है वो आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट करती है। तो इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड जहाँ पे भी आप बिजनेस कर रहे हैं कि वहाँ के सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ क्या है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा मुख्तसरन बता दिया है, और ये आप डिटेल में देख सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स में आपको पता है कि फिर जाहिर है कि सब्स्टिट्यूट्स भी हो सकते हैं आपके, तो सब्स्टिट्यूट भी आपसे कंपटीशन में होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप अगर बर्गर बेचते हैं, तो बर्गर का एक सब्स्टिट्यूट पिज़्ज़ा भी है। अगर आदमी को पेट भरना है तो किसी टाइम पे वो बर्गर चूज़ करता है, किसी टाइम पे वो पिज़्ज़ा चूज़ करता है। तो जब वो बर्गर चूज़ करता है तो पिज़्ज़ा नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसने आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट खरीद लिया। वो आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर तो नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटर है। इसी तरीके से आप अगर ज़्यादा आप हायर लेवल पे जाके देखें ना, तो एक्चुअली कंपटीशन जो है वो बेसिकली इसके दरमियान है, डॉलर वैल्यू ऑफ द कंज्यूमर्स, के कंज्यूमर के पास कितनी डॉलर्स हैं और वो उनको कहाँ खर्च करता है। कंज्यूमर के पास जितनी इनकम आती है उसमें से कुछ इनकम तो ऐसी होते हैं जो कि फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होता है, उसमें रिजिडिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। जैसे आप अगर शादीशुदा आदमी है, आपके 2 बच्चे हैं, आप रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो आपने घर का रेंट देना है, यूटिलिटी बिल्स देने हैं, बच्चों की फीस देनी है, मंथली ग्रॉसरी खरीदना है, गाड़ी की मेंटेनेंस करनी है, गाड़ी में पेट्रोल डालना है, डेली की ग्रॉसरी खरीदनी है। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो कि रिजिड है, इनको आप खत्म कम नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है,
जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं वो आप कंट्रोल करते हैं। तो अगर आप फर्ज कीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए की इनकम है मंथली और 80,000 आपके इन सब में चले जाते हैं, फिर भी आपके पास 20,000 रुपीज बच जाते हैं। ये जो 20,000 रुपीज बच जाते हैं ये आपका डिस्पोजेबल इनकम है। यानी आपकी मर्जी है कि आप इस पैसे को आप कैसे खर्च करना चाहते हैं, आपके डिस्पोजल पे है। आप चाहें तो उसके सिगरेट पी लें, आप चाहें तो उसके रोजाना रेस्टोरेंट्स में जा करके वो पैसे खर्च कर दें, आप चाहें तो उससे ब्रांडेड कपड़े खरीद लें, आप चाहें तो उसे सेव कर लें, आप चाहें तो उसे इन्वेस्टमेंट कर लें। ठीक है, तो दिस इज योर चॉइस। तो जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वो आप बेसिकली मुख्तलिफ चीज़ों पे खर्च करते हैं, और जो ब्रांडेड प्रोडक्ट जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम को टारगेट करते हैं। किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं है तो वहां पे ब्रांडेड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स फ्लरिश नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे आप वो पैसे खर्च करते हैं जो आपकी बेसिक नेसेसिटी से ज्यादा है। एज ए रिजल्ट अब आपके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बच गया उसमें आपके पास चॉइस है, आप इधर भी खर्च कर सकते हैं उधर भी खर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली द कंपटीशन अमंग वेरियस कंपनीज इज अबाउट योर डॉलर वैल्यू जो आपके पास रह गया। मिसाल के तौर पे आपके पास पैसे हैं, अब आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप हायर स्टडीज के लिए बाहर चले जाएं, एक ऑप्शन ये है कि आप शादी कर लें, और एक ऑप्शन ये है कि आप कोई छोटा सा अपार्टमेंट खरीद लें। ये तीनों बिल्कुल डिफरेंट है, एक दूसरे से इनका कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। अगर आप अपने बाहर चले जाते हैं उस पैसे को खर्च करके, देन यू कैन नॉट परचेज अ प्लॉट, और या फिर वो शादी भी नहीं कर सकते क्योंकि पैसे आपने उस पर खर्च कर दिए। अगर आप शादी कर लेते तो बाहर पढ़ने नहीं जा सकते। ये सब डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली जो कंपटीशन होता है तमाम जितने भी प्रोड्यूसर हैं आपके शहर में या मुल्क में या दुनिया में, कंपटीशन आपके उस डॉलर के लिए होता है जो आपके पास एक्स्ट्रा बचे हुए। और बाकी जो आप फिक्स्ड खर्च करते हैं उसके अंदर फिर कंपटीशन ये होता है कि दिस इज योर चॉइस कि आप लक्स खरीद लें, या आप पियर खरीद लें, या आप सर्फ खरीद लें, या आप एरियल खरीद लें। उनके दरमियान ये कंपटीशन है। अच्छा, जब आप बिजनेस में होते हैं तो आप वेरियस टू एंट्री क्रिएट करते हैं। कुछ वेरियस टू एंट्री नेचुरल होते हैं या आपके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की वजह से होते हैं, तो यानी आपके कॉम्पिटिटर बिजनेस में इंटर नहीं हो सकते, वो एक बैरियर टू एंट्री है। जैसे पेप्सी और कोक बहुत मामूली सी प्रोडक्ट्स हैं, इसको आप बना सकते हैं, लेकिन कोई भी इनके कंपटीशन में मार्केट में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उन्होंने एडवर्टीजमेंट को एज बैरियर टू एंट्री यूज किया हुआ है। किसी भी कंपनी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करके और कोको कोला और पेप्सी के कंपटीशन में आए, और अगर वो नहीं चल सके तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स विल बी वेस्टेड। So they can invest that money in many other business opportunities than competing with Pepsi and Coke. ये एक उन्होंने बैरियर टू एंट्री क्रिएट किया। अजान हो रही है, मगरिब की नमाज के बाद इंशाअल्लाह ताला बात करते हैं।
Assalamu alaikum and welcome back. वालेकुम अस्सलाम। Hmm. Okay, जनाब, तो ये we are basically discussing about the environment in which a business operates. और जो environment है उसको समझना ज़रूरी है because बहुत सारे businesses सिर्फ इस वजह से फेल हो गए या अपने पोटेंशियल पूरे पोटेंशियल को नहीं पहुंच सके just because they couldn't read the environment. बिकॉज एनवायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, पॉलिटिकल लीगल फोर्सेस चेंज हो रही होती हैं, लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही होती हैं, लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा होता है, तो यू नीड टू प्रोवाइड थिंग्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे शुरू शुरू में जब कराची में अपार्टमेंट्स का कल्चर आया था तो आपने देखा कि छोटे छोटे अपार्टमेंट्स बनते थे और वो जो उन लोगों की हाउसिंग नीड को पूरी करते थे, जो बहुत यानी कि कोई प्लॉट खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते थे या प्लॉट खरीद कर उस पर घर बनाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब सेफ्टी और सिक्योरिटी के भी इश्यूज आए तो बड़े बड़े पैसे वाले लोगों ने भी ये बेहतर समझा कि अपार्टमेंट्स में शिफ्ट हो जाए। और फिर ये भी इश्यूज आए कि बच्चे जो है वो दूसरे मुल्कों में चले गए, तो जाहिर है कि घर को मेंटेन करना इज मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू एन अपार्टमेंट। बहुत सारे वेल्दी लोग भी अपार्टमेंट्स में शिफ्ट हो गए। जब ये ट्रेंड आया तो आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े लग्जरी अपार्टमेंट्स भी बनना शुरू हो गए कराची में। तो ये बेसिकली जिस तरह से ट्रेंड चलता है यू नीड टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। तो इस तरह और बहुत सारी चीज़ों में भी है, आप फैशन प्रोडक्ट्स में देख सकते हैं, बिजनेस फूड में देख सकते हैं, ज्वेलरीज में देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में कि पहले ज्वेलरीज में लड़कियां ज़्यादातर जो है ना वो गोल्ड की ज्वेलरीज पहनती थी, लेकिन जब से उन्होंने आर्टिफिशियल ज्वेलरीज पहनना शुरू किया है और उसका ट्रेंड चला है तो आप देखेंगे उसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज आ रही हैं। और अब तो इतना कॉमन हो गया है कि लड़कियां जो कपड़े खरीदती हैं उसके साथ ज्वेलरीज भी खरीदती हैं। तो पहले जब गोल्ड की ज्वेलरीज होती थी उनके पास इतने सारे ऑप्शन नहीं होते थे, ज़ाहिर है गोल्ड की एक लिमिटेड परचेज करने की कैपेसिटी होती है। तो वो फिर आप देखेंगे जब से ये आया है तो लड़कियां जो है वो इस तरह की ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा परचेज करेंगी, तो ये ट्रेंड में चेंज आया है। इसी तरीके से पहले आप सिर्फ फॉर्मल शूज़ पहनते थे, फिर इनफॉर्मल शूज़ आए, फिर लोफर्स आए, फिर इस तरह से और बहुत सारे जॉगर्स आ गए। जॉगर्स में से भी जो है वो रनिंग शूज़ डिफरेंट है, फुटबॉल शूज़ डिफरेंट है और दूसरी एक्टिव गोल्फ खेलने के शूज़ डिफरेंट है। तो इस तरह से करके वैरायटीज आना शुरू हो जाती है जब लोगों को डिमांड बढ़ती है मार्केट में, इस तरह से सेग्रीगेशन प्रॉफिटेबल हो सकती है। पहले जब गाड़ी आई तो सिर्फ एक ही कार थी, फोर्ड कार, फिर उसके बाद और दूसरी गाड़ियाँ आई, फिर उसके बाद लग्जरी गाड़ियाँ आई, स्पोर्ट कार्स आए, स्पोर्ट्स कार आए, इकोनॉमिकल कार्स आई। हर तरह की रिक्वायरमेंट के लिहाज से ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स ने गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर की। तो जैसे जैसे मार्केट रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है, मार्केट की साइज बड़ा होता चला जाता है, तो छोटे छोटे निशेस को भी कैपिटलाइज करना प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो इसीलिए आप देखें कि बिल्कुल स्मॉल निश है बट दैट इज़ ए प्रॉफिटेबल निश। रोल्स राइस जो गाड़ी बनाता है बिल्कुल कस्टम मेड टेलर मेड गाड़ियाँ बनाता है, कुछ गाड़ियाँ बनाता है साल में बट दे आर ए प्रॉफिटेबल कार। इस तरह और दूसरी गाड़ियाँ भी हैं जो कि मेहरान बनाती हैं। मेहरान जो है इकनॉमिक कार है और उन लोगों की ज़रूरत के लिए है जो कि गाड़ी रखना चाहते हैं, दे आर जस्ट बेयरली above from मोटरसाइकिल बट दे कैन नॉट अफोर्ड अ वेरी गुड कार, तो फिर वो मेहरान खरीद लेते हैं। इस तरह से आप देखेंगे ऑटोमोटिव में भी अब बहुत सारे सेगमेंट्स हो चुके हैं जिनको कि ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एडिक्वेटली एड्रेस कर रहे हैं।
तो उसके बाद जो बेसिकली बात हो रही है बैरियर टू एंट्री की। बैरियर टू एंट्री आप कैसे मार्केट में क्रिएट कर सकते हैं विदाउट इंस्टिगेटिंग मोनोपोली कमीशन, क्योंकि मोनोपोली कमीशन अगर आपको ये नोटिस कर ले कि आप ऐसे बैरियर टू एंट्री क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए जो फेयर नहीं है, तो मोनोपोली कमीशन आपके ऊपर फाइन लगा सकता है। तो आप जो बैरियर्स टू एंट्री क्रिएट करते हैं वो लीगल होते हैं, विद इन लीगल बाउंड्रीज होते हैं। और तो मिसाल के तौर पे एक बैरियर टू एंट्री जो बहुत ज़्यादा आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यानी आप इतने लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करें कि आपकी पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए। और जब पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए तो उस स्केल के ऊपर दूसरों के लिए मैन्युफैक्चरिंग करना आसान ना हो। तो दैट बिकम्स ए नेचुरल एडवांटेज फॉर यू। मिसाल के तौर पर 1 मिलियन पीसेस प्रोड्यूस करते हैं इन ए मंथ, आपका कॉम्पिटिटर 10,000 पीसेस प्रोड्यूस करता है इन ए मंथ, तो उसके जो 10,000 पीसेस प्रोड्यूस करता है उसके लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू आप 1 मिलियन प्रोडक्ट्स अ पीस अ मंथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो सकते हैं, आप ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो होता है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल से अचीव होता है। बहुत सारे आइटम्स हैं जिसके अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल मुमकिन है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज भी लिया जाता है। फिर दूसरी चीज जो है दैट यू कैन यूज एज बैरियर टू एंट्री इज ब्रांड लॉयल्टी। तो बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर ब्रांड से लॉयल होते हैं और उसी ब्रांड को परचेज करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप जीन्स में लीवाई स्ट्रॉस खरीदते हो। अब लीवाई स्ट्रॉस खरीदते हैं तो वो आपकी ब्रांड लॉयल्टी है, और जब बहुत सारे लोगों की ब्रांड लॉयल्टी होती है तो फिर वो ब्रांड फ्लरिश करता है। इसी तरह हो सकता है स्पोर्ट शूज़ में आप नाइकी परचेज करते हो या एडिडास परचेज करते हो। तो आप जो भी ये स्पोर्ट्स शूज़ में परचेज करते हैं और इस तरह की ब्रांड लॉयल्टी ज़्यादा लोगों में होती है तो वो वही ब्रांड्स यूज़ करते हैं। तो ब्रांड लॉयल्टी की वजह से भी बैरियर टू एंट्री हो जाता है और दूसरे लोग उस मार्केट के अंदर एंटर नहीं हो सकते क्योंकि पीपल आर वेरी ब्रांड लॉयल। जैसे इस वक्त मोबाइल के मार्केट में एप्पल के जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रांड लॉयल हैं। हालांकि एप्पल इज़ एक्सपेंसिव, लेकिन एप्पल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे लोग खरीदना पसंद करते हैं जो उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लोग हैं और वो एप्पल ही यूज़ करना चाहते हैं। दूसरा मोबाइल भी एप्पल ही खरीदते हैं, तीसरा मोबाइल भी एप्पल ही खरीदते हैं। तो एप्पल के साथ इतने ज़्यादा ब्रांड लॉयल हैं कि एप्पल के मुकाबले में किसी और कॉम्पिटिटर ने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं की है कभी। तो ये ब्रांड लॉयल्टी की एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप अगर एप्पल के मुकाबले में जो दूसरी कंपनीज हैं वो उस प्राइस रेंज से बहुत नीचे मोबाइल लॉन्च करते हैं, दे आर नॉट डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स ऑफ एप्पल। ये ब्रांड लॉयल्टी होती है, तो ब्रांड लॉयल्टी पे भी कैपिटलाइज करती हैं बहुत सारी कंपनीज और अपने लॉयल कस्टमर्स को नर्चर करते हैं, ग्रो करते हैं, उनको अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं सो दैट वो फ्यूचर में भी ब्रांड के साथ लॉयल रहें। तो ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से बैरियर टू एंट्री क्रिएट होती है और पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स के लिए डेटरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, डेट के वो उसमें एंटर नहीं हो। उसके अलावा भी आप बैरियर टू एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। बैरियर टू एंट्री बाय रेगुलेशन हो सकती है। जैसे पाकिस्तान में अगर आपको शुगर मार्केट में एंटर होना है तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा। अगर गवर्नमेंट आपको लाइसेंस ना दे तो आप शुगर मिल नहीं लगा सकते। ये एक बैरियर टू एंट्री बाय लेजिस्लेशन है। इसी तरीके से पाकिस्तान में अगर आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री में एंटर होना चाहिए तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम एंट्री रेगुलेटेड मार्केट है। उस रेगुलेटेड मार्केट में एंटर होने के लिए देन यू नीड टू गो थ्रू ऑल द रेगुलेटरी प्रोसेसेस। तो ये भी एक नेचुरल बैरियर टू एंट्री है और इसी वजह से आपको पता है पाकिस्तानी मार्केट में बहुत अरसे तक सिर्फ 3 ही प्लेयर्स थे, पीएसओ, कैलटेक्स जो अब शेवरॉन नाम है जिसका बेसिकली, और शेल। ये 3 ही प्लेयर्स थे। फिर बाद में उन्होंने एक दर्जन कंपनीज को लाइसेंस दिया। वो छोटे छोटे प्लेयर थे जो मार्केट में काम कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने कोई बहुत बड़े साइज का बिजनेस में कंपटीशन में नहीं आया। शेल पीएसओ इज नंबर 1, शेल इज नंबर 2 और शेवरॉन तो रिटेल मार्केट से आउट हो गया है। शेवरॉन अब सिर्फ लुब्रिकेंट्स में फोकस कर रहा है। तो बैरियर टू एंट्री आपको इस वजह से भी हो सकता है कि आपका कोई रॉ मटेरियल के साथ एक्सेस हो
और वो रॉ मटेरियल पे आपको मोनोपोली एक्सेस हो, तो दूसरे प्लेयर्स के लिए बैरियर टू एंट्री हो जाता है। जैसे आपका कॉपर सैंडक प्रोजेक्ट है, सैंडक का प्रोजेक्ट है, गोल्ड कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे एक आपने प्लांट भी लगाया हुआ है, प्रोजेक्ट भी लगाया हुआ है, तो वो उनको एक्सेस है उस गोल्ड माइन के से, जहाँ से वो गोल्ड माइन से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करते हैं, गोल्ड भी बनाते हैं और कॉपर भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वो एक मोनोपोली है, किसी दूसरे कंपनी को इजाज़त नहीं है कि वहाँ पे वो अपना प्लांट लगा सके। तो इस तरह से मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, तो ये भी बैरियर टू एंट्री है। इसी तरीके से पाकिस्तान के वाइल्ड मार्केट में कुछ लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है मुख्तलिफ एरियाज़ का। इस एरिया में सिर्फ यूनियन टेक्सस एक्सप्लोरेशन कर सकती है, इस एरिया में पाकिस्तान पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन कर सकती है, विच मीन्स कि उनको इस एरिया में मोनोपोली है, तो दूसरे लोग वहाँ पे एंटर नहीं हो सकते। ये भी बैरियर टू एंट्री। तो इस तरह बैरियर टू एंट्री मोनोपोली की वजह से भी हो सकता है, गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से भी हो सकता है, और ये जो दो रीज़न लिखे हैं इन्होंने उसकी वजह से भी हो सकते हैं। ठीक। और अभी जो है दुनिया में गवर्नमेंट रेगुलेशन से डी रेगुलेशन की तरफ ट्रेंड जा रहा है कि ऑर्गेनाइज बहुत सारे गवर्नमेंट जो है उन सेक्टर्स को भी ओपन कर रही हैं जो ट्रेडिशनली पहले सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की समझी जाती थी, या सिर्फ जिनमें नेशनल कंपनी को अलाउ किया जाता था कि वो कर सके। लेकिन अब उनको भी डीरेगुलेट किया जा रहा है। वजह उसकी है कि गवर्नमेंट्स रियलाइज़ किया है, ख़ासतौर पे जब से मार्garet थैचर ने, यूके की आयरन लेडी ने अपने यहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस को डीरेगुलेट किया और प्राइवेटाइज किया। डीरेगुलेट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर से रेगुलेशंस हटा देती है और मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देती है। जैसे इंडिया में पेट्रोलियम सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया गया 5-6 साल पहले, पाकिस्तान में अभी भी जो पेट्रोलियम सेक्टर है वो रेगुलेटेड है। रेगुलेटेड होने की वजह से क्या है कि पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल एक ही प्राइस पे मिलता है, और वो प्राइस भी पेट्रोल कंपनीज डिसाइड नहीं करती हैं, बल्कि वो प्राइस ओगरा डिसाइड करती है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। और उसके अंदर जो उन कंपनीज का मार्जिन है वो भी फिक्स है, दैट इज अराउंड 2.5 रुपीज पर लीटर। ठीक है, इस इतना ही है तकरीबन। डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी इतना ही होता है, बाकी जो है वो पेट्रोल की प्राइस होती है और गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं। तो ये एक रेगुलेटेड मार्केट है। जब गवर्नमेंट इसको डीरेगुलेट कर देगी तो फिर क्या होगा, टैक्सेस तो गवर्नमेंट फिर भी लगाएगी, लेकिन गवर्नमेंट प्राइसेस पे से कंट्रोल खत्म कर देगी। इसी तरीके से आपके यहाँ मिल्क मार्केट है या नेसेसरी कमोडिटीज की मार्केट है, जैसे शुगर है या फ्लावर है या राइस है। राइस तो नहीं है खैर, तो ये सब चीज़ें रेगुलेटेड है, यानी इनकी प्राइसेस अगर बढ़ती हैं तो चूंकि पब्लिक रेजिस्ट करती है, इसको करती है, इसलिए गवर्नमेंट इनके प्राइसेस को कंट्रोल करती है। जैसे मिल्क की प्राइस को भी कमिश्नर अनाउंस करते हैं, जनाब मिल्क की प्राइस कराची में इतनी होगी या लाहौर में इतनी होगी। तो ये सब चीज़ें फिर भी काफ़ी हद तक रेगुलेटेड है, यानी इनको बिल्कुल मार्केट फोर्सेस पर नहीं छोड़ दिया गया तो अपनी मर्जी से मिल्क की प्राइस 200 पर लीटर कर दें। तो ये इस तरह की चीज़ें जो बहुत नेसेसिटी आइटम्स होते हैं वो रेगुलेटेड होती है। अच्छा, उसके बाद एक ट्रेंड का जिक्र किया गया है, और ट्रेंड का जिक्र ये किया गया है कि देखिए, जो आप अमेरिका में, अगर आपने लाइफ स्टाइल पता होगा, तो अमेरिका में लोग ज़्यादातर अलग रहते हैं या अपने सोशल पार्टनर के साथ रहते हैं, बच्चे कम होते हैं उनके, और दोनों चूंकि जॉब करते हैं इसलिए दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वल होती हैं घर को चलाने में। तो सुबह जब निकलते हैं तो कोई एक दूसरे के लिए नाश्ता नहीं बनाता, और वो इतना टाइम भी नहीं होता कि वो नाश्ता बना सके। तो क्या करते हैं, ऑफिस जा रहे होते हैं तो जाते हुए कहीं से वो कोई परचेज कर लेते हैं, कोई सैंडविच और कॉफ़ी या मफिन कॉफ़ी, इस तरह से कोई चीज़ परचेज कर लेते हैं, और या तो ड्राइविंग के दौरान खाते हैं या फिर ऑफिस पहुंच कर खा लेते हैं। ये एक जनरल लाइफ स्टाइल है वहाँ पे। अच्छा, तो अब आप ये देखें कि इसी तरीके से इन्होंने जापान की एक ओबेंटो लंच की एग्जांपल दी है। बहुत सारे लोग, जाहिर है कि लंच के टाइम के ऊपर टाइम भी नहीं होता कि लंच बना के ले जा सके, तो दे लुक फॉर गुड वैल्यू लंच के जिसमें पैसे भी कम हो और वो उनके लिए बेहतर लंच भी हो। तो ये इन्होंने $4 में जापानीज लंच शुरू किया, वो ओबेंटो के नाम से, जो कि इतना लंच होता है कि दैट इज़ गुड फॉर 1 पर्सन। तो चूँकि $4 बहुत इकनॉमिकल वैल्यू है, बहुत कम वैल्यू है, और उसमें अच्छी चीज़ मिल रही है आपको,
ये लंच बहुत पॉपुलर हो रहा है जापान के अंदर। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि मैकडोनल्ड वगैरह वहाँ पे इसीलिए पॉपुलर है, KFC वगैरह इसीलिए पॉपुलर है। एक तो ये जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपके लिए कन्वीनियंट है ये इस तरह के फूड, फास्ट फूड आपको ऑर्डर करना है तब भी ये कन्वीनियंट है फास्ट फूड, और लंच वगैरह के लिए भी ये बहुत कन्वीनियंट है क्योंकि $3-4 में आपको लंच मिल जाता है। ठीक है, तो वो बेंटो की कॉस्ट जो है $4 है, जबकि जापान में राइस की कॉस्ट है $9। आपको पता है जितने भी जापानीज, मलेशियन, थाईलैंड ये लोग हैं ये राइस जरूर खाते हैं, तो ओबेंटो हैज बिकम ए गुड चॉइस फॉर देम। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस पे बात हो चुकी है और वो बता चुके हैं कि अब टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस की वजह से क्या हो रहा है। अभी इसमें क्या हुआ, कोरोना जो आया, अभी जो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ ये कोरोना की वजह से हुआ है। अब ये जाने वाला लगता नहीं है, कोरोना चला जाएगा एक दिन इंशाल्लाह, लेकिन ये जो ऑनलाइन पढ़ाने का सिस्टम है ये अब नहीं जाएगा। ये कन्वीनियंट है आपके लिए भी, टीचर्स के लिए भी, क्योंकि जितनी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है और ट्रैवलिंग जितनी इनकन्वीनियंट है कराची में, तो ऑनलाइन इज़ ए बेटर ऑप्शन। तो इसलिए ऑनलाइन विल ग्रो। तो टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस की वजह से क्या हो रहा है कि आप फ्लेक्सी आवर्स, वर्क फ्रॉम होम और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। आप जैसे मिसाल के तौर पे मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं, और अगर दोनों को वर्क फ्रॉम होम की सहूलत मिली हुई है तो एक अपने वर्किंग आवर्स थोड़ा पहले शुरू कर देता है, दूसरा अपने वर्किंग आवर्स थोड़ा लेट शुरू करता है ताकि वो बच्चों को भी देख सके और अपनी जॉब भी कर सके। इस किस्म की कन्वीनियंसेस मिल रही हैं और ये अब ज़रूरी है, क्योंकि पुराने फैमिली वैल्यूज़ में तो ये होता था कि कंबाइंड फैमिली होती थी। अब कंबाइंड फैमिली सिस्टम ब्रेक हो रहा है, पूरी दुनिया में ब्रेक हो रहा है, यूरोप अमेरिका में ब्रेक हो गया है, इंडिया पाकिस्तान में भी ब्रेक हो रहा है। तो कंबाइंड फैमिली में रहने का जो रीज़न था दैट वाज एग्रीकल्चरल लैंड। तो चूंकि अब वो लैंड वाले लोग कम हो गए हैं और फिर ज़्यादातर लोग जॉब कर रहे हैं, अब इनको कंबाइंड रहने की कोई जवाज नहीं रहा है कि वाई दे शुड लिव इन कंबाइंड फैमिली, इसलिए फैमिली वैल्यूज टूट रही हैं। तो फिर जाहिर है कि जब फैमिली वैल्यूज टूट रही हैं तो उसका मतलब है मियाँ बीवी हैं वही बच्चों को देखेंगे, नाना नानी या दादा दादी अवेलेबल नहीं है बच्चों को देखने के लिए, तो फिर मियाँ बीवी को अपने वर्किंग आवर्स को ऐसे एडजस्ट करने पड़ेंगे। इसलिए ये सारा फ्लेक्सी टाइम और ये सारा कुछ कर रहे हैं ताकि वो अपने जॉब को भी मैनेज कर सकें और बच्चों को, फैमिली को भी मैनेज कर सकें, सोशल टाइम भी दे सकें। ठीक है, तो रिमोट वर्क अब बहुत कॉमन हो गया। तो सोशियो कल्चरल फोर्सेस में तो बहुत सारी चीज़ें आती है, उसमें आपका सोशल स्ट्रक्चर आता है। सोशल स्ट्रक्चर से मुराद ये कि एक फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है। एक फैमिली में मियाँ बीवी हैं, बच्चे हैं, या एक फैमिली में माँ बाप हैं, उनके बच्चे हैं, जो शादी हो चुकी है वो साथ रहते हैं, तो ये एक सोशल स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे कंबाइंड फैमिली है, ये भी एक सोशल स्ट्रक्चर है। और एक सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसमें शादी करके अलहदा रह रहे हैं, तो ये भी एक सोशल स्ट्रक्चर है। तो फिर उसके बाद आपका नेशनल कल्चर क्या है, आप किन चीज़ों को वैल्यूड करते हैं, किन चीज़ों को आप अच्छा नहीं समझते, किन चीज़ों को अच्छा समझते हैं, ये आपका नेशनल कल्चर होता है। और आपका नेशनल कल्चर इंडिया के नेशनल कल्चर से डिफरेंट होगा, और आप दोनों का नेशनल कल्चर अमेरिका के नेशनल कल्चर से डिफरेंट होगा। फिर उसके बाद एक कल्चर के सिलसिले में इन्होंने बताया है कि ये एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी, इसको हॉफस्टेड स्टडी कहते हैं। हॉफस्टेड ने ये स्टडी की थी और उसने देखा था कि दुनिया में किस तरह का कल्चर पाया जाता है जनरली। तो उसने एक तो कल्चर को स्टडी किया था इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म के ऊपर। कल्चर के अंदर इंडिविजुअलिज्म है या कलेक्टिविज्म है। इंडिविजुअलिज्म का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे इंडिविजुअल्स को बहुत प्रेज किया जाता है, इंडिविजुअल्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं और इंडिविजुअल्स बहुत शाइन करते हैं। ये इंडिविजुअलिज्म का कल्चर होता है। और कलेक्टिविज्म का कल्चर ये होता है कि वहाँ पे इंडिविजुअल्स को शाइन करना अच्छा नहीं समझा जाता है कि इंडिविजुअल काम करें, बल्कि मिल करके टीम की शक्ल में काम करते हैं। उस सोसाइटी में कलेक्टिविज्म होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अमेरिका की सोसाइटी में इंडिविजुअलिज्म है, इसीलिए आप देखेंगे वहाँ के स्टार्स, वहाँ के स्पोर्ट्समैन, वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव्स बहुत मशहूर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअल अचीवमेंट को बहुत ज़्यादा
अप्रिशिएट किया जाता है, प्रेज किया जाता है, रिवॉर्ड किया जाता है, वहाँ पे आपको इंडिविजुअल स्टार्स नजर आएंगे। लेकिन जापान उनसे ज्यादा अच्छा है इनोवेशन में। जापान में भी बहुत बिजनेस होता है। जापान अभी भी तीसरे नंबर पे आता है टोटल बिजनेस के लिहाज से, वेरी क्लोज टू चाइना। तो लेकिन वहां के किसी चीफ एग्जीक्यूटिव का आप नाम नहीं जानते, वहां के किसी स्पोर्ट्समैन का आप नाम नहीं जानते। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो लोग इंडिविजुअलिज्म को पसंद नहीं करते, वो लोग कलेक्टिविज्म को पसंद करते हैं, टीम वर्क को पसंद करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर टीम्स काम करती हैं, और जब कोई चीज अचीव किया जाता है कि तो किसी इंडिविजुअल को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, टीम को अप्रिशिएट किया जाता है। और वहां पे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बाई कंसेंसस होती है, और जब तक कि कंसेंसस नहीं होता वो एक दूसरे को कन्विंस करते रहते हैं। इसलिए जापानीज का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो है। अगर जो वो डिसीजन लेते हैं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, बिकॉज एवरीबडी बाइज दैट आइडिया। ये उनका कल्चर है, उनके यहाँ कलेक्टिविज्म है, अमेरिका में इंडिविजुअलिज्म है। ठीक है, पाकिस्तान में आप देखेंगे कि कलेक्टिविज्म में नजर आएगा, इंडिविजुअलिज्म में नजर आएगा, दोनों ही मिक्स चलते रहते हैं। वैसे तो हम कलेक्टिविज्म ही है, क्योंकि हम जाहिर है कि जो नेशनल नॉर्म्स हैं या अपने शहर के नॉर्म्स हैं उसके साथ ही हम रहते हैं, माँ बाप को बात को माना जाता है, तो और आप अपने बॉस की बात को मानते हैं, तो ये एक तरह से तो खैर कलेक्टिविज्म नहीं कहलाएगा, इट इज़ नॉट कलेक्टिविज्म। ठीक है, कलेक्टिविज्म की बेहतर एग्जाम्पल है जापान। और फिर दूसरी जो डायमेंशन जिसके ऊपर हॉफस्टेड ने स्टडी किया था बहुत सारे कल्चर्स को, उसमें एक पावर डिस्टेंस भी था। पावर डिस्टेंस का मतलब ये है कि आप पावरफुल आदमी से करीब रहते हैं या दूर रहते हैं, ये पावर डिस्टेंस कल्चर कहलाता है। जैसे पाकिस्तान का पावर डिस्टेंस कल्चर है, हम पावरफुल आदमी से बहुत दूर रहते हैं, उसका बहुत अदब एहतराम करते हैं, उसको सर सर कह कर खिताब करते हैं, अपना बॉस हो या कोई पॉलिटिकल लीडर हो, मिलिट्री लीडर हो, तो उन सबको हम उनके साथ हमारा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ये पावर डिस्टेंस कहलाता है। जबकि आप अमेरिका में जाकर देखें तो पावर डिस्टेंस बहुत कम है। शाम 5 बजे के बाद जो है बॉस अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शराब पी रहा होता है, गेम खेल रहा होता है, जिम में जा रहा होता है, दे आर फ्रेंड्स। तो वो कोई पावर डिस्टेंस नहीं है। इवन वर्किंग आवर्स में भी वो सिर्फ काम की हद तक कहते हैं कि भाई मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन चूंकि इस तरह से, तो इसलिए मैं ये काम करता हूँ, और तुम्हारी जॉब डिस्क्रिप्शन उस तरह है तो इसलिए तुम उससे वो काम करते हो, तो बाकी हमारे दरमियान कोई फर्क नहीं है। तो अमेरिका की सोसाइटी में आप देखेंगे पावर डिस्टेंस मिनिमल है, यूके की सोसाइटी में पावर डिस्टेंस है। तो ये एक बेसिस थी जिसके ऊपर उन्होंने, हॉफस्टेड ने बड़ी अच्छी स्टडी की थी, और उस स्टडी में पाकिस्तान में इंक्लूडेड था कि भाई कल्चर्स को कैसे डिफाइन किया जाए। तो कल्चर को डिफाइन करने के लिए कोई पैरामीटर तो होना चाहिए ना, तो ये एक उन्होंने एक अच्छा पैरामीटर दे दिया है कि आप ये देखें कि वहाँ पे इंडिविजुअलिज्म है या कलेक्टिविज्म है, और पावर डिस्टेंस है या नहीं है। फिर उन्होंने जो है सोशियो कल्चरल फोर्सेस में ये भी बताया है कि दुनिया में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उन ट्रेंड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ये सोशियो कल्चरल ट्रेंड्स होते हैं, जैसे अभी इस वक्त अमेरिका में हेल्थ और फिटनेस के ऊपर बहुत फोकस है। लोग ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, और कम खाना खा रहे हैं, अपने आप को फिजिकली फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका एक कल्चर है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप हो रहा है। वजह उसकी ये है कि उनके यहाँ ओबिसिटी इज ए सीरियस प्रॉब्लम। यानी अगर आपने ओबीज देखने हो, मोटे लोग देखने हो, तो आप अमेरिका में जाके देखें, तो ऐसे लोग हैं जो कि उठ के खड़े भी नहीं हो सकते, इतने मोटे हो। तो चूंकि उनके यहाँ अब जंक फूड और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए ओबिसिटी बहुत ज़्यादा हुई। जंक फूड, चॉकलेट्स, केक्स, इस तरह की चीज़ें, कोको कोला, पेप्सी कोला, ये सब चीज़ें जो है जाहिर है कि पेट में ऐड करती हैं। आप एक वक्त में 4-4, 5-5 हज़ार कैलोरी ले रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं है, जबकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को 1400-1500 कैलोरीज लेना चाहिए टोटल एक दिन में। जब ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं तो क्या होगा, वो आपके जिस्म में फैट बनता है। तो एज ए रिजल्ट वहाँ ओबेसिटी एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम बन गया था, जिसको उन्होंने रियलाइज़ किया, उसके ऊपर कैंपेन्स चली, तो वहाँ पे फिटनेस का कल्चर आया। ख़ासतौर पे एजुकेटेड लोगों में फिटनेस का कल्चर बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में भी आप देख रहे हैं कि कराची में ख़ासतौर पर मैं देख रहा हूँ, मुझे पूरे पाकिस्तान का तो नहीं पता, मैंने नहीं नोट किया है, काफ़ी अर्से से मैं कराची से बाहर नहीं गया हूँ, यानी आई मीन हैदराबाद वगैरह तक गया हूँ, लेकिन मैं लाहौर वगैरह काफ़ी अर्सा हुआ नहीं गया।
तो कराची में आप देखेंगे यहाँ पे भी बहुत सारे जिम्स बन रहे हैं, और जिम्स में लड़के जा भी रहे हैं, वॉक का कल्चर हो रहा है। सुबह आप अगर आप जाएं किसी भी पार्क में, 150-200 लोग वॉक कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या योगा कर रहे होते हैं। तो ये कल्चर यहाँ पे भी डेवलप हुआ है। इसी तरीके से ऑर्गेनिक फूड का कल्चर डेवलप हो रहा है। लोग जीएमओ फूड से पीछे हट रहे हैं। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनमें आप बेसिकली सीड के जीन्स को एडिट करते हैं ताकि वो ज़्यादा अच्छे ग्रो हों, ज़्यादा बड़े साइज में ग्रो हों, उनमें कीड़ा ना लगे और वो ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो। तो वो एडिटेड सीड से बनते हैं। एडिटेड सीड जो होते हैं ये फैक्ट्रीज में बनते हैं, और जो आपके यहाँ जो भी चीज़ वो प्रोड्यूस होती है, फिर वो अपना नेचुरल सीड नहीं बनाती है। जैसे अगर आपने एप्पल ग्रो किया है अपने यहाँ पे और वो जीएमओ से ग्रो किया है, तो आपको हर साल जब या जितने साल के बाद, 5 साल बाद भी आपका अगर वो ख़त्म हो जाता है तो फिर आपको सीड खरीदना पड़ेगा। उस दरख्त से सीड पैदा नहीं होते। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे जो आपकी ब्रायलर मुर्गी होती है, वो उससे मज़ीद मुर्गियाँ पैदा नहीं होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इनसे भी मज़ीद बीज पैदा नहीं होते। लेकिन ये ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं, और वो फिर वो भी नहीं होते, क्या नाम है, ज़्यादा जल्दी ख़राब भी नहीं होते। जैसे अमेरिका वगैरह में आप जाएंगे, आप देखेंगे कि उनके जो बनाना वगैरह काफ़ी लार्ज साइज़ के होते हैं। उनमें टेस्ट नहीं होता है ऐसा जैसे कि हमारे बनाना में टेस्ट होता है, क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक होता है, उनका जीएमओ होता है। तो इसलिए जीएमओ वगैरह में टेस्ट आमतौर पे नहीं होता, ऑर्गेनिक में टेस्ट होता है। तो लेकिन ये है कि चूंकि दुनिया की पॉपुलेशन 7.5 बिलियन है और वो और एक्सीड कर रही है, 2050 तक 10 बिलियन क्रॉस कर जाएगी, तो आपको ज़ाहिर है फूड प्रोड्यूस करने के फास्टर प्रोसेसेस चाहिए। तो जीएमओज आपको फास्टर प्रोसेसेस देता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्रिप इरिगेशन है, वर्टिकल फार्मिंग है, उससे आप फास्टर फूड ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप अमेरिका में जाएं, आप ऑर्गेनिक फूड लें या केमिकल फ्री फूड लें, तो दैट इज़ मोर एक्सपेंसिव। दैट इज़ 25, 30, 40, 50% मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू जीएमओ। लेकिन जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो लोग थोड़ा सा इनकम ज़्यादा बेहतर है, वो जीएमओ को नहीं लेते, बल्कि वो ऑर्गेनिक फूड लेते हैं। ऑर्गेनिक फूड एक्सपेंसिव है, लेकिन ऑर्गेनिक फूड इज सेफर। तो दुनिया में इस वक्त कल्चर चल रहा है ऑर्गेनिक फूड का। ये भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। जिस तरह से मुस्लिम कंट्रीज एक बहुत बड़ी मार्केट है हलाल फूड के लिए। ठीक है, एंग्रो ने अपना जो मीट प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है वो कनाडा में लगाया है। वहाँ से वो हलाल मीट प्रोसेस करके अरब कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ मार्केट एंड दे आर कैपिटलाइजिंग ऑन दैट मार्केट। तो मार्केट अपॉर्चुनिटीज बहुत तरीके से डेवलप हो रही है और बहुत डिफरेंट तरीके से डेवलप हो रही है। यहाँ कराची में भी आपको नाहिद वगैरह पे आप जाएंगे तो वो आपको ऑर्गेनिक फूड मिल जाएगा। ऑर्गेनिक वेजिटेबल, ऑर्गेनिक एप्पल, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। जो आप मार्केट में खरीदते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो ऑर्गेनिक है या वो जीएमओ है। और भी बहुत सारे ग्रोअर हैं फार्म्स में। आपको पता है कि अब नए लोग भी आ रहे हैं, वो लोग भी फार्मिंग में आ रहे हैं जो पहले इंडस्ट्रियलिस्ट थे। शहर के लोग भी फार्मिंग कर रहे हैं, खासतौर पे जो हमारा नेशनल हाईवे पे है वहाँ पे शहर के लोग भी फार्मिंग कर रहे हैं। तो उस फार्मिंग की वजह से आपको अब इस बात की अपॉर्चुनिटी है कि जीएमओ मिल जाए, और मिल रहा है, कर रहे हैं। ठीक है, और जीएमओ सिर्फ इसमें नहीं है, मिल्क में, मीट में, हर चीज़ में। सॉरी, जीएमओ नहीं, आई मीन ऑर्गेनिक। इसमें इसकी एक वो है, क्योंकि जीएमओ के बारे में ये भी है कि इनमें से बाज़ जीएमओ सेफ नहीं होते, कार्सिनोजेनिक होते हैं, ज़मीन को बंजर कर देते हैं। तो ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। डेमोग्राफी मैंने आपको बता दिया कि डेमोग्राफी जो है बेसिकली पॉपुलेशन है, आपकी पॉपुलेशन की कंपोजिशन है। पॉपुलेशन की कंपोजिशन क्या है आपकी, क्योंकि पाकिस्तान के में पॉपुलेशन कंपोजिशन में यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए पाकिस्तान में बिजनेसेस ग्रो करते हैं। यूरोप और अमेरिका में स्कूल्स और चर्चेज इसलिए बंद हो रहे हैं कि वहाँ पे बूढ़ों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो डेमोग्राफी जिस तरह से होती है उसके हिसाब से बिजनेसेस ओरिएंट होते हैं।
अच्छा, पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस में आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी कि रीजनलाइजेशन की फोर्सेस क्या हैं और ग्लोबलाइजेशन की फोर्सेस क्या हैं, राइट। जैसे यूरोपियन यूनियन है, एक रीजनल फोर्स है, WTO है, ग्लोबल फोर्स है। ये बता चुका हूँ, नहीं बता चुका हूँ जी? क्या हुआ, ये नहीं बताया? ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और रीजनलाइजेशन। देखिए, दुनिया में दो फोर्सेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त चल रही हैं ट्रेड के अंदर, एक ग्लोबलाइजेशन और एक रीजनलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की फोर्सेस ये कोशिश कर रही हैं कि पूरी दुनिया में ट्रेड फ्री हो जाए या मिनिमम रिस्ट्रिक्शन के साथ हो। इसलिए सब लोग WTO को साइन करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को साइन कर रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आप सिग्नेटरी हो जाते हैं। जी उबैर, यस प्लीज। जी उबैर, यस आई एम लिसनिंग टू यू। सर ये उबैर, यस आई एम लिसनिंग टू यू। सर ये लास्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमने डिस्कस किया था, आई थिंक इसमें नहीं किया। किया था, लेकिन शायद जिन लोगों ने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं पढ़ी है तो उनको शायद ग्लोबलाइजेशन और रीजनलाइजेशन के बारे में पता नहीं है। जैसे डैनियल है, फारूक है, मरियम है, इन्होंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टडी नहीं किया। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के फोर्सेस क्या हैं? जो ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में फ्री ट्रेड हो, कहीं पे भी कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो और दुनिया में कहीं पे भी एक्सपोर्ट की जा सके। इसके अंदर अपने एक सेंस है इस बात को कहने में कि भाई पूरी दुनिया में जहाँ पे भी सबसे लोएस्ट कॉस्ट में कोई प्रोडक्ट हो रही है तो हमें ये हक मिलना चाहिए हम वहाँ से परचेज कर सकें। उससे क्या होगा कि जो मैं पैसे कमाता हूँ उसको मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से खर्च कर सकूँ, क्योंकि मैं लोएस्ट कॉस्ट से प्रोड्यूसर से परचेज कर रहा हूँ, एफिशिएंट प्रोड्यूसर से परचेज कर रहा हूँ। अच्छा, नेशनलाइजेशन में क्या होती है? नेशनल स्पिरिट होती है। लोगों को कहा जाता है जनाब आप नेशनल प्रोडक्ट्स खरीदें ताकि आपके नेशनल इकोनॉमी ग्रो करे। लेकिन अगर आपके नेशनल प्रोडक्ट्स एफिशिएंट नहीं है, कॉम्पिटिटिव नहीं है या उस क्वालिटी के नहीं है जिसके ऊपर ग्लोबल प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, तो क्यों मैं अपने पैसे ज़ाया करूं इसलिए कि सिर्फ मैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स खरीदूं और इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर को सपोर्ट करूं? तो उससे तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, इवन इकोनॉमी को भी बेनिफिट नहीं हो रहा, क्योंकि आप एक इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर को प्रमोट कर रहे हैं। उसकी बजाय पूरी दुनिया में ट्रेड फ्री होनी चाहिए, तो जहाँ से भी जो बेहतरीन चीज़ मुझे मिलती है वो मैं परचेज कर लूँ। तो ये बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है और ये इस वक्त पॉपुलर है। इसी वजह से आप देखेंगे ग्लोबल प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, बन रही हैं। ग्लोबल कार्स हैं, ग्लोबल मोबाइल्स हैं, ग्लोबल लैपटॉप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्लोबल लेवल पे बन रही हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की फोर्स काम कर रही है और WTO के सिग्नेटरी होने की वजह से आपको क्या करना होता है कि अपना जो ड्यूटीज हैं वो उन आइटम्स के ऊपर आप कम करते चले जा रहे हैं। दूसरी जो फोर्स है वो काम कर रही है, वो रीजनलाइजेशन की फोर्स काम कर रही है। रीजनलाइजेशन क्या है कि कोई एक रीजन की कंट्रीज मिल करके डिसाइड करती हैं कि हम आपस में तो ट्रेड फ्री करेंगे, लेकिन बाहर से जो कंट्रीज हमें एक्सपोर्ट करेंगे उनके ऊपर हम ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। जैसे अमेरिका का नाफ्टा है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, जिसमें अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको शामिल है। ये आपस में तो ट्रेड करते हैं, लेकिन बाहर से, यूरोपियन यूनियन से, एशिया से, अफ्रीका से या सेंट्रल अमेरिका से या लैटिन अमेरिका से कोई कंट्री इनको एक्सपोर्ट करती है तो उनके ऊपर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। इस फोर्स को रीजनल फोर्स कहते हैं और ये प्रोसेस रीजनलाइजेशन कहलाती है। यूरोपियन यूनियन भी एक रीजनल फोर्स है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन क्या प्रमोट कर रही है कि विद इन यूरोपियन यूनियन तो ट्रेड को प्रमोट कर रहे हैं जो 15-16 कंट्रीज है, लेकिन बाहर से जो भी उनके साथ ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं उस ट्रेड को वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों प्रोसेसेस हैं दुनिया में चल रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन भी चल रहा है और रीजनलाइजेशन भी चल रहा है। ओके, अब लीवरेजिंग लंदन फॉर लीडरशिप। देखिए, लीडरशिप में बेसिकली क्या इस वक्त इशू आ रहा है कि ख़वातीन जॉब में आ गई हैं और 75-80 ईयर से ख़वातीन जॉब कर रही हैं और इंडस्ट्रीज़ में ज़ाहिर है कि मर्द जो है वो 400 साल से ज़्यादा से काम कर रहे हैं। अब इशू ये आ रहा है कि ख़वातीन की पॉपुलेशन दुनिया में
50% है तकरीबन, मर्दों की भी 50% है। तो ख़वातीन एहतजाज कर रही हैं कि भाई हमें भी इसी प्रोपोर्शन के साथ जॉब्स में जगह दी जाए, और जगह उनको दी जा रही है, लेकिन लीडरशिप पोजीशंस पे बहुत कम है। अमेरिका में आज तक कोई खातून प्रेसिडेंट नहीं बनी है। इसी तरीके से अमेरिका में जितने भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके हार्डली 3-4% कंपनीज ऐसी हैं जिनकी चीफ एग्जीक्यूटिव खातून होगी। इसी तरीके से उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी बहुत कम खवातीन होती हैं। और सिर्फ अमेरिका में नहीं, इंडिया में, गल्फ कंट्रीज में, जापान में, हर जगह यही सूरत हाल है कि खवातीन को अगर जॉब मार्केट में एंट्री दी भी जा रही है तो उनको आगे बढ़ने में बड़ी मुश्किल होती है। मिडिल मैनेजमेंट पोजीशन में और टॉप मैनेजमेंट पोजीशन पे तो और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत काम हो रहा है कि भाई खवातीन को इकनॉमिकली भी एम्पावर करें और उनको लीडरशिप पोजीशंस भी दें। और जैसे बांग्लादेश में खवातीन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे जा रही हैं, एजुकेशन में भी आगे जा रही हैं, जॉब्स में भी आगे जा रही हैं, और वहाँ तो पॉलिटिकल लीडर्स भी ज़्यादातर खवातीन ही होती हैं। तो इसलिए वहाँ तो फिर भी सूरत हाल बेहतर है। पाकिस्तान में भी खातून वज़ीर आज़म रह चुकी हैं, इंडिया में भी खातून वज़ीर आज़म रह चुकी हैं, श्रीलंका में भी खातून वज़ीर आज़म रह चुकी हैं। तो इस तरह के तो इन इलाकों का तो रिकॉर्ड फिर भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पे ख़वातीन को इतनी डोमिनेंस नहीं दी जा रही है, डोमिनेंट पोजीशन नहीं दी जा रही है। तो ये एक कंसर्न है जिसको कि दुनिया एड्रेस कर रही है, और जिसको कहते हैं हम डाइवर्सिटी एंड सोशल इंक्लूजन। एक तो ये कि आपकी वर्क फोर्स डाइवर्स हो हर लेवल पे, और सारे तरह के लोग सोशली इंक्लूड हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। इसी पूरी दुनिया में कोशिश की जा रही है, तो अभी देखते हैं ये कहाँ तक पहुँचेंगे। अच्छा जनाब, बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे अर्न्स्ट एंड यंग है, वो ख़ास तौर पे ख़वातीन को प्रमोट कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर्स में ख़वातीन को प्रमोट किया जा रहा है। पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है कि बैंकिंग सेक्टर में 40% तक ख़वातीन को एंगेज किया जाए, हायर किया जाए। तो दुनिया में एफर्ट्स चल रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि ख़वातीन दुनिया में बहुत सारे इलाकों में एजुकेशन में भी पीछे हैं, और ज़ाहिर है कि मर्दों की तरफ से उनको इतना कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट बहुत सारी जगहों पे नहीं मिलता। अगर हरासमेंट ओवर्ट नहीं है तो कवर्ट हरासमेंट है, इसलिए ख़वातीन को जॉब में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। अब इस तरह के सारे एनवायरनमेंट को ओवरकम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जिस तरह घर में ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन होती है और इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है, वैसे सोसाइटी में भी हो, ऑर्गेनाइजेशन में भी हो। ये एक जनरल एफर्ट है जो कि पूरी दुनिया में की जाए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कैपिटल का जिक्र किया है कि भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से फ्लो ऑफ कैपिटल हो रहा है। अब कैपिटल को इन्होंने डिफाइन किया है कि कैपिटल क्या क्या है। एक है ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि आजकल ख़ास तौर पे ऑर्गेनाइजेशंस में जो काम कर रहे हैं वो नॉलेज वर्कर्स काम कर रहे हैं। अभी जो मैंने वर्कशॉप किया था, इसका टॉपिक भी यही था, नॉलेज वर्कर्स के करते हैं, और नॉलेज वर्कर्स के बेसिस पे सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनीज कैसे अचीव कर रही हैं। तो ये ह्यूमन कैपिटल है, और जितनी भी अब इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनका सबसे बड़ा कैपिटल ह्यूमन कैपिटल है। वेदर इट इज़ अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, इन सब का जो सबसे बड़ा कैपिटल है वो ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमंस हैं जो कि उनके लिए रिसर्च करते हैं, उनके लिए सिस्टम्स बनाते हैं, प्रोसेसेस बनाते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, और ये जो नॉलेज वर्कर्स हैं जो इतने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं। और चूंकि यूरोप और अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में ह्यूमन कैपिटल की शॉर्टेज है, इसलिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मैन पावर एक्सपोर्ट हो रही है उन कंट्रीज के। और ये एक्चुअली तो दुनिया में ये भी कहा जाता है, लेकिन इसको ज़्यादा पावरफुल तरीके से इसलिए प्रमोट नहीं किया जाता क्योंकि ये थर्ड वर्ल्ड की आवाज़ है, कि जब आप गुड्स और सर्विसेज के फ्री फ्लो को सपोर्ट कर रहे हैं कि दुनिया में गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली फ्लो होनी चाहिए, कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री पर रिस्ट्रिक्शन ना लगाए या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, तो सवाल ये होता है कि आप फ्लो ऑफ लेबर पे क्यों रिस्ट्रिक्शन लगा दें। लेबर को भी आप पूरी दुनिया में अलाउ करें कि जहाँ पे भी उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो वो जाकर के काम करें, ताकि लेबर कॉस्ट जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे कम हो सके।
जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है और लोग नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ उस इलाके से लोग वहाँ पे जा सकें जहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयड है। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज डिफरेंट रीजंस की वजह से बिल्कुल ओपन बॉर्डर पॉलिसी तो कोई भी नहीं रख रहा, लेकिन ये लोग वक्तन फवक्तन इमिग्रेशन देते रहते हैं, बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। और मैन पावर की जब एनुअल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की जाती है, तो वो देखते हैं कि हमारे पास कितने मैन पावर की शॉर्टेज है। इसीलिए आप देखें कि यूरोप की कंट्रीज, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये लोग यंगस्टर्स को वीज़ा दे रहे हैं। वीज़ा क्या दे रहे हैं, वो उनको कहते हैं आप आएँ हमारे यहाँ काम करें और परमानेंट रेजिडेंस ले लें और फिर नेशनलिटी लें। ठीक है, कनाडा भी। वजह उसकी है कि उनके यहाँ मैन पावर की शॉर्टेज है, इंडस्ट्रीज बहुत हैं लेकिन मैन पावर नहीं है। फिर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको चलाने के लिए दे नीड यंग पीपल, वहाँ के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के लिए दे नीड यंग पीपल। इसलिए आप देखेंगे कि अभी पोस्ट कोरोना एरा में बहुत एग्रेसिव तरीके से कनाडा भी मैन पावर इंपोर्ट करेगा, ऑस्ट्रेलिया भी मैन पावर इंपोर्ट करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन हार्डली 3-4 करोड़ है, जो कि कुछ भी नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, फैला हुआ है। अब ऑस्ट्रेलिया को बहुत सारी चीज़ों में ब्रेक इवन करने के लिए दे नीड मोर पॉपुलेशन, तभी तो वो ब्रेक इवन करेंगे। तो इसलिए आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन वो तकरीबन और इम्पोर्ट करेंगे। तो ये ह्यूमन कैपिटल है जिसकी कि पूरी दुनिया में जरूरत है, और आजकल तो काम ही ह्यूमन कैपिटल कर रहा है। तो इसको ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। लेकिन भाई थर्ड वर्ल्ड के पास इसके अलावा ऑप्शन क्या है? यानी आप ब्रेन अपने कंट्री में रखें लेकिन उनको आप कोई जॉब ना दें, एम्प्लॉयमेंट ना दें, अपॉर्चुनिटीज ना दें, तो उस ब्रेन का आप करेंगे क्या? इससे तो बेहतर है कि आप उस ब्रेन को ब्रेन ड्रेन होने दें। तो इससे क्या होता है कि वो दूसरी जगह पे जाके काम करते हैं, उस कंट्री में भी मैन पावर की शॉर्टेज पूरी होती है और आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ अर्निंग है, वो जो फॉरेन रेमिटेंसेज, वो आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ अर्निंग है। $2.5 बिलियन हर महीने आपको फॉरेन रेमिटेंसेज की सूरत में मिलता है। $30 बिलियन आपको फॉरेन रेमिटेंसेज की सूरत में मिलता है, जो आपके रिश्तेदार और दूसरे लोग दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान भेजते हैं हर महीने। तो ये आपका एक सोर्स ऑफ सर्वाइवल है, वरना आपको और ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इसलिए ब्रेन ड्रेन, जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो ब्रेन ड्रेन के अलावा ऑप्शन क्या है? अच्छा, कुछ कंट्रीज में ये हो रहा है कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अब क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां पे रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है। रिवर्स ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि पीपल आर कमिंग बैक। जैसे मिसाल के तौर पर चाइना में लोग वापस आ रहे हैं, बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, हर साल 4-5 लाख लोग जाते हैं वहां से पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग। वो फिर पढ़ के वापस आ रहे हैं बिकॉज चाइना में जॉब अपॉर्चुनिटीज है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है। इंडिया में बहुत सारे आईटी सेक्टर के लोग वापस आ रहे हैं, तो अब रिवर्स ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। लेकिन वो जाहिर है, इस पर डिपेंड करता है कि आपने उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की। अगर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं की है, आपके लिए बेहतर यही है कि आप मैन पावर प्रोड्यूस करें और उसके बाद उनको एक्सपोर्ट करें, और क्या ऑप्शन है आपके पास? तो बस कम आपका फॉरेन एक्सचेंज तो आता है। फिर जो दूसरी चीज है दैट इज फाइनेंशियल कैपिटल, यानी पूरी दुनिया से फाइनेंस आजकल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, और ये आजकल लेस रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि आपको पता है कि जो फॉरेक्स में काम करते हैं या जो इंटरनेशनल मार्केट्स में काम करते हैं या मनी मार्केट में काम करते हैं, तो वो पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखते हैं जैपनीज स्टॉक एक्सचेंज की क्या पोजीशन है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की क्या पोजीशन है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की क्या पोजीशन है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन क्या है, किस करेंसी की जो है वो अंडर वैल्यू है। जो करेंसी अंडर वैल्यू होती है उसमें पोजीशन लेते हैं, ताकि फ्यूचर में जब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो तो दे गेट प्रॉफिट। इसी तरह शेयर्स में पोजीशन लेते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में जाके शेयर्स खरीदते हैं। तो आजकल फाइनेंशियल कैपिटल एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है। तो ये कहलाता है फाइनेंशियल कैपिटल, और जहाँ पे भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वहाँ पे फाइनेंस खुद ही तेज़ी से ट्रैवल करता है। आजकल इलेक्ट्रॉनिकली आप फाइनेंशियल ट्रांसफर्स कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस क्या है। अच्छा, उसके सिलसिले में एक और बात भी, जैसे जापान है, जापान के अंदर मैन पावर की ह्यूज शॉर्टेज है, एक्यूट शॉर्टेज है। खास तौर पर फिजिकल लेबर के लिए लोग नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ भी वही मसला है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हुई नहीं है। लेकिन चूंकि जैपनीज एक बड़ा पर्टिकुलर कल्चर रखते हैं और वो अपने कल्चर को प्रिजर्व भी करना चाहते हैं, बहुत ईमानदार कौम है, उनके यहाँ कोई बेईमानी नहीं होती है, चोरी डाका है ये सब बहुत बड़ी बात होती है उनके यहाँ, वजह कत्ल। तो वो नहीं चाहते कि दूसरे लोग आकर के उनके कल्चर को खराब करें।
इसी वजह से उनके यहाँ शॉर्टेज के बावजूद वो मैन पावर इम्पोर्ट को ओपन नहीं कर रहे, हालांकि उनके यहाँ बहुत ह्यूज शॉर्टेज है। और जैपनीज पूरी दुनिया में कहीं के भी जाएं, उनके लिए पूरी दुनिया वीज़ा फ्री है। वजह इसके जापानीज दूसरे मुल्क में जाके कोई गलत काम नहीं करते, ओवर स्टे नहीं करते, वायलेशन नहीं करते लॉज की, अपने मुल्क में नहीं करते, दूसरे मुल्क में क्या करें। तो इसलिए इस वजह से डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके पास बहुत शॉर्टेज है, दे आर नॉट ओपनिंग देयर मार्केट्स फॉर पाकिस्तानी एंड इंडियन पीपल। आपको पता है कि ये लोग जाके क्या करते हैं। फिर उसके बाद जो तीसरे तरह का कैपिटल होता है, दैट इज रिसोर्स कैपिटल। रिसोर्स कैपिटल क्या है? जैसे जंगल है आपके पास, टिम्बर का बहुत बड़ा सोर्स है। पानी है आपके पास, मीठा पानी है, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है। पोर्ट है, मिनरल्स हैं, ठीक है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, मटेरियल्स हैं। तो ये सब क्या है? ये सब रिसोर्स कैपिटल है। जैसे सऊदी अरब है, वो बहुत रिच है रिसोर्स कैपिटल। इस तरह और दुनिया की बहुत सारी, चिली है, वहाँ पे कॉपर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट रिसोर्स इंडोमेंट है। जी, फूड भी बाज़ कंट्रीज सरप्लस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे अमेरिका सरप्लस प्रोड्यूस करता है, तो फिर वो बाकी दुनिया को वीट और सिट्रस फ्रूट इस तरह की चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। जो कंट्रीज सरप्लस फूड प्रोड्यूस करता है वो एक्सपोर्ट करता है। तो ये रिसोर्स कैपिटल कहलाता है। उस कंट्री के रिसोर्सेज क्या है। फिर एक पॉलिटिकल कैपिटल कहलाता है कि पॉलिटिकल कैपिटल का मतलब ये है कि पॉलिटिकली वो कंट्री किस तरह से पोजीशनड है कि वो इंटरनेशनल फोर्सेस को, इंटरनेशनल पावर्स को परसुएट कर सके, कन्विंस कर सके कि उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट हो, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सके। तो फिर ये पॉलिटिकल कैपिटल भी एक बहुत बड़ा कैपिटल होता है। जैसे जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अमेरिका और यूरोप की इसलिए हैं कि वो पॉलिटिकली दूसरी कंट्रीज को फोर्स कर सकते हैं कि उनके मल्टीनेशनल्स को फेवर दिया जाए। अच्छा, ज़्यादातर जो है वो आपको बता चुका हूँ कि मैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिक्लाइनिंग बैरियर है टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। पूरी दुनिया में आप जहाँ जाके ट्रेड करना चाहें, इन्वेस्टमेंट करना चाहें, हर एक ने ओपन कर दिया है। आपको टर्की में नेशनलिटी लेनी है, आप वहाँ पे 2 लाख $2.5 लाख इन्वेस्ट करें, यू कैन गेट नेशनलिटी ऑफ टर्की। और सिर्फ टर्की नहीं, ये चीज़ बात अमेरिका के लिए भी ट्रू है, कनाडा के लिए भी ट्रू है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ट्रू है, और यूके के लिए भी ट्रू है, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज के लिए ट्रू है। आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ जा करके आप परमानेंट रेजिडेंस भी ले सकते हैं। तो क्योंकि पूरी दुनिया वेलकम कर रही है कि भाई आप आए हमारे इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वैल्यू एडिशन होगी, वैल्यू एडिशन से इंडिविजुअल को भी फ़ायदा होगा और उस गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा जहाँ पे जा करके लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे दुबई जो है इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए जन्नत समझा जाता है, तो दुबई ने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है वहाँ पे लोग जाकर रियल इस्टेट में और ट्रेड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जिस चीज़ का जिक्र किया गया है वो गैट का जिक्र है, जनरली एक्सेप्टेड ट्रेड एंड टैरिफ, जो कि बाद में WTO बन गया। तो उसके आप लोग सिग्नेटरीज हैं, पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है। पाकिस्तान सिर्फ इसराइल को कंसेशन नहीं देता और इंडिया को कंसेशन नहीं देता, बाकी पूरी दुनिया को कंसेशन देता। तो गैट के सिग्नेटरी का मतलब है कि आप ट्रेड बैरियर्स को कम कर देंगे। जी, क्या हुआ मरियम? सर मैं एक एग्जांपल अभी सऊदी अरब की भी दे रही हूँ कि अब वो इन्वेस्टमेंट में इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है कि वो जो है मल्टीनेशनल कंपनीज को वहाँ पे जो है एक अलग से उन्होंने पोर्ट बना दिया है, मक्का मदीना छोड़ के, और वहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। काफ़ी ह्यूज किस्म की जो है वो उन्होंने प्लानिंग की हुई है। और अब तो ये है कि बस कहना चाहिए कि बस जो होना चाहिए एक इस्लामी मुल्क की, वहाँ पे जो हदूद हैं वो सारे खत्म हो गए हैं और हर चीज की वहाँ पे जो है ना वो स्टार्ट हो गई है, मतलब पॉलिटिकल भी और जी, जो देखिए ये एक स्पोर्ट्स भी और राइट हर राइट, तरह ये की एक डिबेट है फैसिलिटी है। बेसिकली, और इस डिबेट का कोई एंड नहीं है। बात दरअसल, जी जी जी, तो बात दरअसल ये है कि अगर आप अमेरिका में जाकर के वैसे मुसलमान नेशनलिटी ले सकते हैं, बिजनेस शादी कर सकते हैं, और आपको वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, तो फिर वो ये सवाल करने में, बचाने में है कि फिर हमारे ऊपर क्यों पाबंदी है कि पाकिस्तान में आकर के या सऊदी अरब में आकर के हम चर्च नहीं बना सकते, या हम यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते। तो इसलिए ये एक लेजिटिमेट क्वेश्चन है उनका।
ठीक है, कि अगर हमने अपने लैंड को ओपन किया हुआ है तो वाई यू आर नॉट ओपनिंग योर लैंड। ये प्रेशर है दुनिया में इन कंट्रीज के ऊपर, जापान पे भी प्रेशर है और अरब कंट्रीज पे भी ये प्रेशर है। इसीलिए आपने देखा कि दुबई वालों ने तो उसको भी अलाउ कर दिया। बात दरअसल ये है कि मुसलमान भी तो जाकर के अमेरिका और यूरोप में ज्यूइश कंपनी में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने तो किसी मुसलमान को नहीं रोका है कि चूंकि तुम मुसलमान हो इसलिए तुम ज्यूइश कंपनी में काम नहीं कर सकते। कर रहे हैं काम, लाखों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं। तो वो कहते हैं भाई जब हम अलाउ कर रहे हैं तो वाई यू आर नॉट अलाउइंग अस। एक तो इसका ये पॉइंट है कि रेसिप्रोसिटी, और दूसरा पॉइंट ये है कि भाई अगर आप उन लोगों को वेलकम नहीं करेंगे तो टेक्नोलॉजिकली वो एडवांस्ड हैं, उनको सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस का पता है, तो आप तो नालायक हैं। आपको आपके यहाँ फिर वो चीज़ ग्रो ही नहीं कर सकेगी, आप वो इंडस्ट्री लगा ही नहीं सकते, आपके पास सलाहियत ही नहीं है। तो ये इसमें कहाँ विजडम है कि आप खुद भी ना करें और दूसरों को भी ना करने दें। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप डिबेट बहुत कर सकते हैं और आप बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि इसके अलावा उनके पास कोई हल नहीं है। अगर सऊदी अरब रियली वांट टू ग्रो, अभी भी सऊदी अरब डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, हालांकि सऊदी अरब के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। रीजन इज के दे डोंट हैव टेक्नोलॉजी। ठीक, अब टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज बनाई है, किंग फैद यूनिवर्सिटी बनाई है, किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी बनाई है। अब यूनिवर्सिटीज में टेक्नोलॉजी ग्रो करने में इट टेक्स ईयर्स, मे बी 100 years। ठीक है, तो वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। प्लस अगर वो अपने विंडो ओपन कर रहे हैं ताकि लोग वहाँ पे आकर के इन्वेस्टमेंट कर सकें और उससे उन कंपनीज को भी फ़ायदा हो और दुनिया को भी फ़ायदा हो और सऊदी अरब को भी फ़ायदा हो, तो कमर्शियली तो इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। ठीक है, और हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम तो खुद गाने सुनते हैं, माधुरी के डांस देखते हैं, सऊदी अरब वाले ऐसा ना करें क्योंकि वो सऊदी अरब में रहते हैं। आप भी बंद कीजिए, आपको मतलब क्या क्या खास बात है कि आप देख सकते हैं और सऊदी अरब वाले नहीं देख सकते? ओके, तो ये जो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस गलत किस्म की है ना, ये प्रॉब्लम है इसकी। ओके, तो अब आ जाइए दुनिया में डिक्लाइनिंग बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस एंड कल्चर। दुनिया में अब डिस्टेंस खत्म हो रहा है, ये तो पता ही है आपको। उसकी एक वजह तो इंटरनेट है, दूसरी वजह फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अपनी ज़िंदगी में प्रोबेबली 100 times फॉरेन कंट्रीज का ट्रैवल किया होगा। ठीक है, हमारे वाले साहब ने मुश्किल से 1-2 दफ़ा ट्रैवल किया होगा। अब जो मैं नई जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, वो जो है हर महीने दूसरे महीने कहीं ना कहीं एक शहर से दूसरे शहर इधर उधर जाते रहते हैं। ये मैं 100 ट्रैवल्स जो अपनी बात कर रहा हूँ, ये तो फॉरेन ट्रैवल्स की बात कर रहा हूँ। विद इन पाकिस्तान तो मैंने मे बी 1000 times ट्रैवल किया होगा। तो दुनिया में जो है ना डिस्टेंस और कल्चर के बैरियर्स खत्म होते जा रहे हैं। एक तो ट्रैवलिंग फ्रिक्वेंट हो रही है, दूसरा ये कि हम इंटरनेट के ऊपर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें अब ज़्यादा समझ में आ रही है बात कि भाई अमेरिकन का लाइफ स्टाइल क्या है। अमेरिकन को समझ आ रही है कि इंडियंस का लाइफ स्टाइल क्या है, पाकिस्तान का लाइफ स्टाइल क्या है, मुसलमान कैसे होते हैं, मुसलमानों के बिलीव्स क्या है। हमें समझ में आ रहा है कि ज्यूस के बिलीव्स क्या है, क्रिश्चियंस के बिलीव्स क्या है। तो दुनिया जो है एक दूसरे के इस कॉन्टेक्स्ट में करीब आ रही है, यानी पब्लिक एक दूसरे के करीब आ रही है। अब जो आपको एतराज़ है कि सलमान खान ने सऊदी अरब में जाकर डांस कर लिया, बड़ी बुरी बात हो गई। सलमान खान पूरी दुनिया में जाकर डांस करता है। ठीक है, और वो एक इंटरनेशनल एक्टर है, तो उसको पाकिस्तान में भी पसंद करते हैं। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट बुलाएगी, अब बुला सकती है, और पास्ट में आपके पास आ चुके हैं सारे अदाकार हैं इंडिया की, तो वो यहाँ भी आके डांस कर सकता है। बिकॉज पाकिस्तान में भी सलमान खान के बहुत बड़े फैंस, बहुत सारे फैंस हैं। ठीक है, तो क्या है कि अब वो एक इंटरनेशनल एक्टर बन गया। टॉम क्रूज एक इंटरनेशनल एक्टर है, जस्टिन बाइबर। जी देखिए, तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई है, तो आप भी तो बहुत सारी ऐसी पाबंदियां लगाते हैं, अमेरिका भी ऐसी बहुत सारी पाबंदियां लगाता है, सऊदी अरब भी ऐसी बहुत सारी पाबंदियां लगाता है।
और तबलीगी जमात पे पाबंदी मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई सही बात है, ये मुझे सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा लगता है। ठीक है, तो वहां पे हरी पगड़ी वालों पे भी पाबंदी है। ओके, तो दिस इज ए डिफरेंट डिबेट, और ये कंपनी की अपनी पॉलिटिकल चॉइस होती है कि वो किन पे पाबंदी लगाते हैं और किन पे पाबंदी नहीं लगाते हैं। आप देखें तबलीगी जमात पे फॉर एग्जाम्पल लगा दिए, मेरे ख्याल में वो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है, और ज्यूज को आने दे रहे हैं, तो अब आपको तो बड़ा गुस्सा आएगा। ठीक है, लेकिन ये कि पॉइंट ये है कि मैंने आपको अर्ज किया ना कि भाई ज्यूज जब आपको अपनी कंपनीज में काम करने दे रहे हैं और वो एतराज नहीं करते, तो आप क्यों एतराज कर रहे हैं कि वो आपके यहाँ ना आए या आपकी कंपनी में काम ना करें या आपके बिजनेस ना करें? या तो आप खुद इतने स्मार्ट हो जाए। ज्यूज के पास जो बिजनेसेस हैं, मुसलमान तो उन बिजनेसेस का सोच भी नहीं सकते। ना मुसलमानों के पास उस तरह के बिजनेस का लेवल है, ना टैलेंट है, ना मैनेजरियल स्किल्स है, ना लीडरशिप है। तो ये सब चीजें तो चलती रहती हैं। अमेरिका भी बहुत सारी चीजों पे पाबंदी लगाता है, पाकिस्तान भी बहुत सारी चीजों पे पाबंदी लगाता है। अभी अमेरिका को इस बात पे एतराज है कि अफगानिस्तान में खवातीन को बुर्का क्यों पहना दिया गया। ये हमारी रिलीजियस वैल्यूज है, लेकिन उस पर उनको एतराज है। तो ये तो दुनिया में चलता रहता है, पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क। ठीक है, और ये कोई उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बुरा लग रहा है कि भाई उन्होंने तबलीगी जमात पे क्यों पाबंदी लगा दी, अगर लगाई है तो। वैसे तो मुझे इस पर यकीन नहीं है, अगर लगाई भी है तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अपना एक वे डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं अपनी कंट्री को। ठीक है, तो उसमें डिबेटेबल बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब पॉइंट इज कि हमारे इख्तियार में कितनी चीजें हैं, हम उसके ऊपर अपना दिमाग क्यों खराब करते हैं, वक्त क्यों जाया करते हैं। जो चीज आपके कंट्रोल में है वो कीजिए। ओके जनाब, वैसे तो बहुत आसान होता है ना, दूसरों पे तनकीद करना बड़ा आसान होता है कि भाई ये सऊदी अरब ऐसा क्यों कर रहा है, सलमान खान को बुला के क्यों डांस करा रहा है। हमारे यहाँ नहीं होती कि डांस पार्टियाँ, पाकिस्तान में नहीं होती, कौन से मुस्लिम कंट्री में नहीं होती है। तो अगर सऊदी अरब भी कर रहा है तो आपको किस बात पे एतराज है? या तो आप नहीं करते हैं वैसे मुस्लिम कंट्री, फिर आप सऊदी अरब पे एतराज करें तो बात बनती है। ओके, तो ये जो डिस्टेंस का और कल्चर का बैरियर है, ये कम होता जा रहा है। कॉमन आपके अदाकार हो गए, कॉमन आपके सिंगर्स हो गए, कॉमन आपके कपड़े हो गए, कॉमन आपके खाने हो गए, कॉमन आपके ब्रांड्स हो गए। आईफोन वो भी यूज करते हैं, आप भी यूज करते हैं, जीन्स आप भी पहनते हैं, जीन्स वो भी पहनते हैं। तो जो डिस्टेंस और कल्चर है ना, ये अब तेजी से इंटरनेशनल कल्चर की तरफ लोग जा रहे हैं, कॉमन वैल्यूज की तरफ लोग जा रहे हैं। आप आज से 5 साल पहले तो मैं नहीं देखता था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे लड़कियां जीन्स की पैंट और टी शर्ट पहन के घूम रही हैं, बाइक चला रही हैं। ये तो बिल्कुल रिसेंट ट्रेंड है जो मैं कराची में देख रहा हूँ। तो ये कहाँ से आया? ये इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस से आया। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया में लोग एक हार्मोनाइज्ड कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा जो है बेसिकली इटालियन फूड है, लेकिन इटली से ज़्यादा पाकिस्तान में पिज़्ज़ा खाया जाता है। इसी तरह स्टेक अमेरिकन फूड है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग स्टेक्स पसंद करते हैं। सुशी जो है वो जापानीज फूड है, वो आहिस्ता आहिस्ता कराची में इन रोड्स बना रहा है। तो बहुत इसी तरह आपकी जो पाए और निहारी और हलीम और बिरयानी, ये पॉपुलर हो रही है अमेरिका में। अमेरिका में बिरयानी तो बहुत सारे कल्चर्स में, चाइनीज भी समझते हैं कि व्हाट इज़ बिरयानी, अमेरिकन भी समझते हैं कि व्हाट इज़ बिरयानी, ब्रिटिशर्स भी समझते हैं। तो ये सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि वन वे चल रहा है, लेकिन चूंकि उनका कल्चर डोमिनेंट है, वो पावर पॉलिटिकल पावर के लिहाज से डोमिनेंट है, तो इसलिए उनकी चीज़ें ज़्यादा अडॉप्ट की जा रही हैं। हमेशा से यही होता रहा है। भाई मैं ये कोट पहन के क्यों बैठा हुआ हूँ, इसलिए कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे, वो अपना कल्चर छोड़ गए, तो वो कल्चर तो आप अडॉप्ट कर लेते हैं। तो अब चूंकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है अब कल्चर अडॉप्ट करने के लिए, अब आपको इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो दुनिया का कल्चर बेसिकली इंटरनेशनल होता जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, सर्विसेज ऐसी हैं जिनकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है। इसमें उन्होंने बहुत सारी मिसालें दी हैं, जैसे इकिया की मिसाल दी है। इकिया जो है बेसिकली फर्नीचर की एक कंपनी है स्वीडन की, एक बहुत पॉपुलर कंपनी है, और लो कॉस्ट और मीडियम कॉस्ट पे आपको बहुत अच्छा क्वालिटी फर्नीचर प्रोवाइड करते हैं।
और इनका मॉड्यूलर अप्रोच होता है कि आप इनकी चीज़ें लेकर के अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हैं उसको। और तो इस वजह से लोग IKEA को बहुत पसंद करते हैं। अमेरिका में तो IKEA बहुत पॉपुलर है, यूरोप में बहुत पॉपुलर है, अभी पाकिस्तान में नहीं आया, लेकिन ये दुनिया में ये स्टैंडर्ड फर्नीचर है जो पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है। अच्छा, ये नाफ्टा काफ्टा ये सब की बात हो गई है। फ्री ट्रेड का वजह से क्या है कि फिर आपके ऊपर कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स ज़्यादा है। आज के लिए काफ़ी है, 2 पेज रह गए दरअसल। ये मैं 179 से इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? तो बेसिकली मरियम ये इश्यूज हैं और इसको हम लोग दूसरी तरह से देखते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जाहिर है उसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देखते हैं। और पॉलिटिकल लीडर्स अपने जो कंट्री के बेस्ट इंटरेस्ट में समझते हैं वो करते हैं। हमें लगता है कि वो गलती कर रहे हैं, जाहिर है कि वो ज़्यादा बेहतर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देख रहे हैं, उनको पता है कि वो किन प्रेशर्स को हैंडल कर रहे हैं। और हमें ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए किसी भी सोसाइटी से, किसी भी इंडिविजुअल से, पर्टिकुलरली जब हम वो खुद काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके, कोई यस क्वेश्चन सर। है? सर क्वेश्चन नहीं, आप बीच में एक दफा वो बोल रहे थे ना कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का वो आ गया है, ट्रेंड आ गया, तो मैंने कहा सर वो आजकल जो चोरियां बीच में इतनी ज्यादा होने लगी थी ना गोल्ड की, तो उस वजह से भी इसका उसमें बहुत उसका हाथ है कि लोग जो है ना गोल्ड को अवॉइड करके उसकी जगह वो आर्टिफिशियल जी जो है यूज करना। सबके पास जी होते हैं, वरना वो बिल्कुल पहनते हुए सोचते हैं 10 दफा कि हम पहने कि ना पहने। सही बात है, क्योंकि वो 12:30-1 बजे शादियों से वापस आते थे तो बहुत सारी जो है डकैती की वारदातें हुई हैं, बहुत सारी ख्वातीन के साथ हुई, तो उन्होंने गोल्ड ज्वेलरी पहनना शुरू कर दिया, बंद कर दिया। बिल्कुल सही बात है। यस, और अब जो है वो दे आर हैप्पी विद दीज आर्टिफिशियल ज्वेलरीज। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कल 4:30 पे क्लास है आपकी। ओके, अल्लाह ओके हाफिज। सर, थैंक यू सर, अल्लाह सर हाफिज़। 2:30 लिखा है आपने। ओके अल्लाह सॉरी, कोई क्वेश्चन है? सर 2:30 बोल रहे हैं ये 2:30 क्लास 2:30 पे। हाँ, जो मैंने सॉरी सही 2:30 पे जो मैंने आपको क्लास टाइम दिया है वहाँ पे। यस राइट, 2:30। ओके, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़।